हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव। आज हम बात करेंगे अपने कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th। लास्ट लेक्चर जो हमारे पास 1 था उसमें हमने किसके बारे में स्टडी किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। जो हमारे पास नंबर 2 है इसमें हम कैपेसिटर को पढ़ेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज कैपेसिटर। तो देखो कैपेसिटर क्या है? एक अरेंजमेंट है अपने पास जो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अगर हम ये वर्ड बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर है कि जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। चलिए आगे बात करें कि हम जो मेनली अपने मार्केट में अवेलेबल है या हम अपने सर्किट के अंदर जो यूज़ करते हैं ना, मेनली वो कौन से यूज़ करते हैं? हम सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल इसका क्या बोलता है? देखो हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी देंगे, ठीक है, समझने के लिए। मान लो हमारे पास एक प्लेट है, कंडक्टर है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5। इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हुआ? पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V = KQ/R। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया कि इसके ऊपर मैक्सिमम पोटेंशियल हो चुका है। अगर जैसे अब मैंने इसके ऊपर 10 चार्ज दिए, मान लो मैंने जो चार्ज है, इनिशियल चार्ज कितना दिया इसको? 10 कूलम। अगर जैसे मैंने इसको 11वां चार्ज दिया यानी 11 कूलम किया, वो चार्ज क्या हो गया? लीक हो गया। मतलब कि इसकी कैपेसिटी फिलहाल कितनी है? सिर्फ 10 कूलम चार्ज की। बात समझ में आया? अब इसके बाद साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने इसको छेड़खानी की और उसमें हमने क्या किया, एक दूसरा एक कंडक्टर ले आए, यानी एक प्लेट ले आए, कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, अब जैसे ही जैसे मैं इसके पास लेके आया तो क्या होगा? हमें पता है एक मेटल है, कंडक्टर के पास क्या होता है? अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस साइड कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? इसके ऊपर माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया। और इस साइड इसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ? उतना ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? इंड्यूस हो गया। बात समझ में आया? अच्छा अब बताओ, ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, क्या इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल को कम करेगा या नहीं करेगा? देखो इसका पोटेंशियल है KQ/R। माइनस की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? माइनस KQ/R। क्योंकि हमने आपको बताया था पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी वजह से माइनस का चार्ज हम यूज करेंगे अगर वो चार्ज माइनस है तो। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हो वहां पे। तो ये क्या हुआ अब यहाँ पे, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ने क्या किया? इसका पोटेंशियल को कम कर दिया, इस नेगेटिव चार्ज ने। और मान लो इसका पोटेंशियल कितना कम कर दिया उसने? -2 कूलम के हिसाब से इसका पोटेंशियल क्या किया? डिक्रीज कर दिया। यानी अब इसके ऊपर 12 कूलम था, इस माइनस चार्ज ने क्या किया? इसके पोटेंशियल को कम कर दिया। यानी कि अब हम इसके ऊपर क्या है, हम इसको 2 चार्ज और दे सकते हैं। भाई 10 चार्ज पे मैक्सिमम पोटेंशियल था इसके ऊपर, लेकिन माइनस ने क्या किया? माइनस चार्ज ने इसका पोटेंशियल को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। अब रिड्यूस किया, पोटेंशियल रिड्यूस हुआ, तो इसका मतलब इसके ऊपर हम और भी चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 कूलम चार्ज की है। और इस माइनस ने इसका पोटेंशियल कम किया तो हमने क्या किया? इसको 2 और दे दिया। और हमारे पास टोटल इसने कितने चार्ज ले चुका अब तक? ये 12 कूलम चार्ज ये एक्सेप्ट कर चुका है। बात समझ में आई? चलो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है इस साइड। चलो अब हमने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने अर्थिंग कर दिया। अब जैसे ही पॉजिटिव इसको मैंने अर्थिंग किया कंडक्टर को, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। अर्थ में गया, इसका क्या मतलब हुआ? अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही चार्ज है और वो है नेगेटिव चार्ज। अब इस अकेले नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो और भी ज़्यादा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। पहले क्या हुआ था? पहले माइनस तो इसका पोटेंशियल को क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था, अगर इनके बीच के डिस्टेंस में R1 मानूं। बट ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसके डिस्टेंस R2 मानते हैं, तो वो क्या कर रहा था? इसके पोटेंशियल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, कम ही रिड्यूस कर पाए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है? इसका साथ भी दे रहा है। और ये क्या कर रहा था? इसको रिड्यूस कर रहा था और ये इसको साथ दे रहा था। लेकिन जीतेगा कौन? ये माइनस वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास है, ये डिस्टेंस क्या है? कम है।
बात समझ में आया। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया अर्थिंग की, तो इसके ऊपर सिर्फ एक चार्ज है और वो माइनस चार्ज है, और ये माइनस चार्ज क्या कर देगा भाई, ये जो माइनस चार्ज है ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल क्या कर देगा, इसका रिड्यूस कर देगा। और इतना ज़्यादा रिड्यूस करने के बाद इसका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ बहुत ज़्यादा, और ड्रॉप होने के बाद हमने माना कि इसके ऊपर 5 कूलम जितना जो चार्ज है वो क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। यानी इसका अब हम इसको 5 कूलम और दे सकते हैं ताकि इसके ऊपर पोटेंशियल क्या बन जाए, फिर से मैक्सिमम हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर मान लो 5 कूलम चार्ज और दिया, और कितना हो गया इसके ऊपर 17 कूलम चार्ज हो गया। यही तो है स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये पहले कितना कर पा रहा था, सिर्फ 10 कूलम कर पा रहा था, लेकिन इसकी हेल्प से भी कितना कर चुका है, 17 कूलम कर चुका है। बात समझ में आया। तो अपने पास क्या है, कैपेसिटर की एप्लीकेशन, सॉरी प्रिंसिपल, ठीक है, कि ये किस पे बेस है, ठीक है। तो अपने पास ही हो गया कैपेसिटर और उसकी प्रिंसिपल। इसका जो सिंबल है कैपेसिटेंस का, वो हम सिंबल इस तरह से इसका यूज करते हैं, सी। जैसे रेसिस्टर को हमने कैसे यूज किया था, ऐसे हम रेसिस्टर को यूज करते थे, ऐसे हम किसको यूज करते हैं, कैपेसिटर को यूज करते हैं। बात समझ में आया। चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो कंडक्टर की, उसका क्या रिलेटेड करता है, क्या रिलेट है, वो एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, कितनी क्वांटिटी का जो चार्ज है उसने स्टोर किया, वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। बात समझ में, मतलब सीधी सी बात है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को ये क्या करता है, बताता है कि कितनी चार्ज को वो स्टोर कर सकता है। ये एबिलिटी जो है उसके पास, वो क्या कहलाती है अपने पास, कैपेसिटेंस उस कंडक्टर की, ठीक है। चलो देखिए इसके अंदर ये अपने पास हमें पता है कि जितना हम उसको क्या देंगे, चार्ज गिवन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q/R, है ना। तो जो अपने पास जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, तो जो Q है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के। जितना आप चार्ज दोगे उतना उसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएं, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का निशान क्या होता है, वो आता अपने पास CV। ये अपने पास C क्या हो गया, C अपने पास है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का क्या नाम है, इस कांस्टेंट का नाम अपने पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। और C क्या होता है अपने पास, जैसे ओम्स लॉ से हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, और वहां से हमारे पास V = RI, हमारे पास R आया था। सिमिलरली ये भी कैसे है, हमारे पास उसी तरह से आया है, जैसे R आया था ना अपने पास, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे C निकल के आया है। तो हमारे पास C क्या हो गया, यहाँ से C का फॉर्मूला क्या हो गया, Q/V। ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, इसकी जो SI यूनिट की बात करूं, इट्स SI यूनिट इज, वो होती है इसकी फैराड। इसकी SI यूनिट क्या होती है, हमारे पास फैराड होती है। बात समझ में आया। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर अपने पास इफ Q = 1 कूलम और V भी क्या हो जाए अपने पास 1 वोल्ट, तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 फैराड। यानी कहने का मतलब है 1 फैराड किसके बराबर आएगा, 1 फैराड = 1 कूलम/1 वोल्ट। यानी डेफिनेशन क्या हो गई 1 कूलम के, अपने पास 1 कूलम की डेफिनेशन होती है कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, कि मैंने उसको अगर 1 कूलम का चार्ज दूं और उसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट से बढ़ जाए, तो उसका वो क्या कहलाता है, उस कंडक्टर का वो 1 फैराड उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। बात समझ में आया। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसके डायमेंशन फॉर्मूले की, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, चलो करके देखो सब। C = Q/V। Q का डायमेंशन हमारे पास होता है AT। V क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, चलो एक बार इसको ना और करते हैं। Q/में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q, चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, तो यहाँ से क्या बन गया Q² W। तो हमारे पास C = Q² क्या हो गया, Q का क्या होता है 80, तो इसका हो गया 80 का स्क्वायर।
अपॉन में W, W वर्क डन का अपने पास डायमेंशन क्या होता है M1 L2 T माइनस 2, ये अपने पास क्या होता है वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमारे पास C का जो डायमेंशन आएगा उसी का क्या आएगा M माइनस 1 L माइनस 2 T 4 A 2, ये मेरे पास क्या आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, ये हमारे पास क्या आ गया डायमेंशन फॉर्मूला M माइनस 1 L माइनस 2 T 4 A 2। बात समझ में आया। चलो ये हमारे पास हो गया कैपेसिटेंस। ये इस कैपेसिटेंस आने के बाद यहाँ पे हम नोट देखेंगे। नोट क्या देखेंगे, नोट नंबर 1, जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का C नॉट डिपेंड अपॉन, ये जो C है कैपेसिटेंस है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करती, अपॉन Q एंड V। इस बात को याद रखना है। हाँ कभी कह दो कि जो कैपेसिटेंस C है वो डिपेंड करती है Q और V पे, नहीं, ये Q और V पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, शेप और साइज पे डिपेंड करती है कंडक्टर की। बात समझ में आया। तो ये Q और V पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा, जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड नहीं करता मटेरियल पे, ठीक है। C डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ, ये मीडियम पे डिपेंड करता है मटेरियल के, कि जो मटेरियल है उसके बीच में मीडियम क्या है, उसके बीच में एयर है, डाइलेक्ट्रिक है, या फिर अपने पास वाटर है, या कोई भी मीडियम है, उस पर डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अपने पास क्या हो गया इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। चलो इसके बाद बात करते हैं हमारे पास टॉपिक नंबर 3, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी हमने क्या बतानी है, कैपेसिटी बताना हमने। देखो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, ये होलो है, होलो भी हो सकता है, और हमारे पास सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है। अब हमने क्या किया, लेट O बी द सेंटर एंड R be the radius of isolated spherical conductor। ठीक है, हमने क्या किया, let plus Q charge is given। अब जैसे मैंने इसको प्लस Q चार्ज दिया, ऑल द चार्ज क्या हो जाएगा, स्प्रेड ओवर द सरफेस। हमें बात पता है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी चार्ज देंगे तो पूरे सरफेस पे क्या हो जाता है, आई कैन स्प्रेड ओवर द सरफेस यूनिफॉर्मली। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे अपने पास जो चार्ज हमने दिया वो इसके सरफेस पे क्या हो गया, स्प्रेड हो गया यूनिफॉर्मली। बात समझ में आया। अब ये देखो यूनिफॉर्मली है, एक स्फेयर है, अपने पास स्फेयर है, तो रेडियस क्या रहेगी, हर जगह कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। सो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये किसका केस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, यानी एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल विल बी सेम। ठीक है भाई, चलो अगर हम पोटेंशियल निकालें किसी भी सरफेस पे पॉइंट पे तो क्या फॉर्मूला होगा, के क्यू अपॉन में आर होगा, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आया। ये फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे आप सरफेस पे निकालते हो तो। और इज इक्वल टू क्यू अपॉन में बी, ये हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो इस इक्वेशन को पुट इक्वेशन
1। इसमें जब हमने पुट किया इक्वेशन को तो हमारे पास क्या बचा, Q अपॉन में V क्या आया, K Q अपॉन में R। बात समझ में आया? यानी जो C की वैल्यू हमारे पास आई वो आई R अपॉन में K। यहाँ पे K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और K की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट अगर मैं बात करूं, हमारे पास बीच में वैक्यूम है या फिर एयर है, ठीक है। तो हमारे पास जो C है, C का फॉर्मूला क्या आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का। यहां से क्या पता चला, जो कैपेसिटेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R के। जितना ज्यादा बड़ा स्फीयर होगा अपने पास, जितनी ज्यादा रेडियस होगा उसके पास उतनी क्या रहेगी, कैपेसिटी रहेगी चार्ज को स्टोर करने की। यानी कि जितना अपने पास रेडियस बढ़ेगी उतनी कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आया। अगर मैं बात करूं अर्थ की, फॉर अर्थ, क्योंकि अर्थ को हम क्या मानते हैं, स्फीयर मानते हैं, और जिसकी रेडियस हमें पता है कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। चलो यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास C क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ये R हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा, R की वैल्यू हो गई 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, और 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर। बात समझ में आया भाई। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब ये ऊपर चला गया तो ये नीचे आ गया। बात समझ में आई? तो जब इसको हम सोल्व किया तो हमारे पास आता है, ये आया अपने पास 0.711 इंटू 10 की पावर -3। ये हमारे पास आया। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं माइक्रो फैराड में, तो हमारे पास आता है C की वैल्यू 711 माइक्रो फैराड। बात समझ में आया? यानी एक पॉइंट को मैं पीछे ले गया तो कितना आया, 10 की पावर -6, और 10 की पावर -6 क्या होता है, माइक्रो। तो हमारे पास क्या आया कि 711 माइक्रो फैराड। यानी कि अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो अर्थ के पास इतनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, 711 माइक्रो फैराड। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो माइक्रो फैराड है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, और फैराड तो बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी फैराड। यानी अर्थ इतनी बड़ी है, और देखो पूरी अर्थ का जो चार्ज है वो कहाँ जा रहा है, अर्थ में तो जा रहा है भाई। जहां पे अपने पंखे को चल रहे सारा हम अर्थिंग करते हैं, और जो वायर है वो सारी कहाँ है, लास्ट में, वो सारा चार्ज कहाँ जाता है, अपने पास अर्थ के अंदर जाता है। और फिर भी देखो अर्थ की कैपेसिटी इन्फिनिटी मानते हैं, बहुत ज्यादा है, और वो कितनी है, 711 माइक्रोफैराड। केवल 711 ना, आपको सिर्फ माइक्रो ही तो इतनी छोटी है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। बात समझ में आया? तो अपने पास ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस। आप घर पे कंडेंसर होते हैं जो पंखे के अंदर लगते हैं ना, सेल्स होते हैं, जैसे अपने पास सेल हो गया, इसमें हमने देखा होगा इसके ऊपर लिखी होती है, कभी देखना क्वांटिटी, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखी हुई मिलेगी, उसकी माइक्रो में मिलेगी या फिर नैनो फैराड में मिलेगी आपको। उसके ऊपर मिलेगा आपको 0.5 माइक्रो फैराड, इस तरह से मिलेगा, या आपको मिलेगा नैनो फैराड की फॉर्म में, यानी 10 की पावर -9 फैराड या 10 की पावर -6 फैराड। ये उनकी वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की। हाँ, जो सेल जो हम यूज करते हैं फैन के अंदर, जैसे सेल है अपने पास, इसको जो हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है अपने आप में, ये कैपेसिटर ही है, ये चार्ज को स्टोर करता है। पंखा तभी चलता है, इसके बिना पंखा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।